हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ATZ अकेडमी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि तीन चैप्टर्स यानी सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला का एक क्विक रिवीजन करवा सकूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो इस साल जेई एडवांस में अपीयर होने वाले हैं और वो एक क्विक रिवीजन वीडियो देखना चाहते हैं ऑफ सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अगर आपको पैराबोला का रिवीजन वीडियो देखना है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी पैराबोला का क्विक रिवीजन सीरीज एक डाल रखा है। आधे आधे घंटे के आपके 4 वीडियोस हैं और उन चारों वीडियोस से आपको पैराबोला पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये तीनों चैप्टर्स जो हैं बहुत सारी इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, तो इनको अगर आइसोलेटेड वे में देख के अगर हम प्रिपेयर करें तो कई बार चीजों का रिपीटिशन होता है। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं कि आप किसी एक में याद रखिए तो बाकी तीनों में आसानी से अप्लाई हो सकता है। तो आइडिया ये है कि इन तीनों चैप्टर्स का एक अच्छा मिश्रण बना के और एक क्विक रिवीजन सीरीज मैं इसमें बना रहा हूं, जिसमें मैं थियोरी और फॉर्मूले के आपके जल्दी रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम्स इसमें हम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, रादर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो थियोरी है, जो चीजें हमें एब्सोल्युटली याद रखनी चाहिए, वो चीजें हम यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो रिजल्ट्स या फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहें, क्योंकि जब वो क्लियर रहते हैं तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है और क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है। तो ये सीरीज जो मतलब ये जो वीडियो होगा, ये स्ट्रिक्टली आपके थियोरी का रिवीजन है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम पूरा कोनिक सेक्शन कंबाइन करके और एक सीरीज बनाएंगे जिसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे एक क्विक रिवीजन चाहते हैं इन तीनों चैप्टर्स का और इन तीनों चैप्टर्स में जो पाने जाने वाली सिमिलैरिटीज देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। वो बच्चे जो इन चैप्टर्स को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, शायद ये वीडियो उनके लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, हमने जैसा बोला कि तीन चैप्टर्स को हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं हम लोग सर्कल से शुरुआत करते हैं। और देखिए, हम हमेशा शुरुआत करेंगे किसी भी टॉपिक की कि भाई उसका जनरल इक्वेशन और उसके इक्वेशंस कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये बात पता होगी कि सर्कल को डिफाइन हम लोग किस किस तरीके से करते हैं। लोकस फॉर्म वाला डेफिनेशन आपको हर शेप का बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल भी एक लोकस है, एक वेरिएबल पॉइंट का। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये वेरिएबल पॉइंट है h कॉमा के। इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस इस तरीके से है सच दैट इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से अल्फा कॉमा बीटा से हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस पॉइंट P के लोकस को हम लोग सर्कल बोल देते हैं। आई थिंक ये बात आप सबको पता होगी। और अल्टीमेटली हम इसका इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं इस सर्कल का? तो x माइनस अल्फा होल स्क्वेयर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये तो बहुत ही बेसिक तरीका हो गया सर्कल का इक्वेशन लिखने का। और यहां पे इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया, जहां पे आपको सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इक्वेशन आप सर्कल का यहां पे निकाल लोगे। फिर बात आती है हमारे जनरल इक्वेशन की। ठीक है। जनरल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब हम एक्सपैंड करते हैं, जो ये वाला इक्वेशन है इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। ये दिखेगा आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे आपका सेंटर क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एंड रेडियस क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता है आपका
रूट ओवर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन इस तरीके से कुछ दिखता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो इस जनरल इक्वेशन में तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत इफेक्टिवली यूज करना है तो आप इसको हमेशा 1.5 की स्पीड पे देखिए। आप नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा तो हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत स्लो लगे, तो आप इसका स्पीड 1.5 रख के और फिर इसको रिवाइज कीजिएगा। तो यहां पे देखिए कि यहां पे तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, जी, एफ और सी। ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी भी सर्कल को डिफाइन करने के लिए, किसी यूनिक सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें तीन ऐसे कंडीशंस की जरूरत होगी जिससे हम जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल सकें। अब ये तीन कंडीशंस बहुत तरीके से हो सकते हैं। ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हो सकते हैं, है ना, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस और रेडियस दिया हुआ हो सकता है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर हम बात करें कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए एक यूनिक सर्कल को डिफाइन करने के लिए, तो टू डिफाइन अ यूनिक सर्कल, टू डिफाइन अ यूनिक सर्कल, है ना, वी नीड मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर नहीं होगा काम। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे मिनिमम, आपको सर्कल, यूनिक सर्कल डिफाइन करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री भी हमने देखा था कि सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर ये यूनिक जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री है तो ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर हो। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो कोई भी जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात आप और यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे आपके मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप ये चीज ध्यान में नहीं रखिएगा तो। सेंटर हमारा देखिए क्या है, माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। लेकिन याद रखिए कि ये करने के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमेशा 1 बनाना होता है। तो सेंटर और रेडियस निकालने से पहले, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है तो सेंटर और रेडियस निकालने से पहले आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बना लीजिए, तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक होता है हमारे पास डायमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, या डायमेट्रिकल फॉर्म, डायमेट्रिकल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एंड्स ऑफ डायमीटर दिए हुए हों तो हम सर्कल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल हो गया और इसका कोई एक डायमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, से ये डायमीटर हमें दिया हुआ है और इसके एंड पॉइंट्स हमें पता है। से ये एंड पॉइंट हमारा x1 y1 और ये एंड पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। डायमीटर के अलग अलग और भी नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल में डायमीटर जो होता है वो उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये बात याद रखिए। तो कभी क्या होगा कि डायमीटर टर्म ना यूज करके ये भी बोल दिया जाएगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड से आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये डायमीटर की बात हो रही है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास करता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर जो है इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉर्मल। तो ये अलग अलग नाम है, तो ये आप ध्यान रखिए। ये लाइन जो होगा पूरा डायमीटर वाला, ये हमारा नॉर्मल लाइन टू द सर्कल हो जाता है।
तो ये नाम अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एक्चुअली किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। इक्वेशन लिखने के लिए बहुत सिंपल है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, से ये हमारा पॉइंट वेरिएबल है x, y, ठीक है, और हम जानते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो क्लियरली ये एंगल 90 डिग्री होगा, यानी दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो इस लाइन का अगर स्लोप हम देखें तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। और इस वाले लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, और दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो यहां से देखिएगा आप, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, अभी तक दो हमने तरीके पढ़े। पहला, अगर हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस पता हो तो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, या फिर हमारे पास किसी भी एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स पता हों तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के, तो उसमें बात होती है फिर एक फैमिली ऑफ सर्कल्स की। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हैं। अब इसको फैमिली ऑफ सर्कल्स क्यों बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने बताया कि एक यूनिक सर्कल को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2 ही पॉइंट दिए हुए हों, तो इन 2 पॉइंट से पास होते हुए कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो सर्कल ये हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा सर्कल ये हो जाएगा, है ना। और ऐसे और कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, आप देखिएगा तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। और ये सारे सर्कल्स जो हैं, इनको कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, यानी किसी भी फैमिली ऑफ सर्कल्स में, देखिए फैमिली में क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है ना। जैसे हम ह्यूमंस की ही फैमिली की बात करें तो एक फैमिली में उनके जीन्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, है ना, सबकी जीन्स मैच करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फैमिली में भी क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी कॉमन होती है। तो यहां पे अगर हम फैमिली की बात करें तो यहां पे जो कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सारे सर्कल्स जो हैं वो इन दोनों पॉइंट से पास होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन दिया हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरी फैमिली का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसमें अगर किसी एक मेंबर का इक्वेशन निकालना हो तो फिर हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस डालने होंगे टू फाइंड आउट दैट वन मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो कितने तरीके से हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखते हैं। सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि 2 सर्कल्स का, देखिए आपके पास जब भी 2 पॉइंट्स, 2 स्टैंडर्ड या फिक्स्ड पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो उन पॉइंट से पास होने वाले सारे सर्कल्स का एक फैमिली का इक्वेशन लिख सकते हो। अब ये पॉइंट किस तरीके से दिए जा सकते हैं, तो सबसे पहला ही हम देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, कि अगर आपके पास 2 सर्कल्स दिए हुए हों, लेट अस से ये सर्कल आपका S1 इज इक्वल टू 0 और ये सर्कल आपका S2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपको अगर ये 2 पॉइंट्स 2 सर्कल के इंटरसेक्शन के फॉर्म में दिए हुए हों, तो इन दोनों पॉइंट्स से पास होने वाले वो सारे इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो वो इक्वेशन लिखते हैं, ये बेसिकली याद रखिए, ये यूनिक सर्कल नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through intersection, passing through intersection or point of intersection of circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0
is given by S1 plus लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। प्रेफर हम लोग हमेशा इसको करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रेफर करना हो तो आप इस फॉर्म को प्रेफर करिए। दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे सर्कल्स का इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का इक्वेशन निकालना हो, तो वहां से हमें क्या होगा कि हर मेंबर के करेस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगी। तो फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा यू विल गेट अ यूनिक मेंबर ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। अब ये लैम्डा निकालने के लिए ना आपके पास अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। क्या कंडीशन हो सकता है कि ये दिया जा सकता है कि मान लीजिए हमें S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ सर्कल चाहिए जो से ओरिजिन से पास होता हो। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब ये इक्वेशन तो आपने लिख लिया, अब हमें दिया रहेगा कि इस फैमिली का हमें वो वाला मेंबर चाहिए जो 0,0 से पास होता हो। तो आप क्या करोगे, 0,0 इस इक्वेशन में डाल दोगे और जैसे ही डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके के आपके अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस फैमिली का एक वैसा मेंबर चाहिए जिसका रेडियस 1 हो, तो आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे और रेडियस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था √G² प्लस F² माइनस C, इसको 1 के बराबर कर दोगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा कंडीशन जरूर दिया हुआ होगा जिससे आप वो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका पहला केस हुआ जहां पे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल एज टू और इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स निकालना हो। सिमिलरली अगर आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, अगर मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ सर्कल पास होगी, से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ए और बी बोल देता हूं, तो ए और बी से जो फैमिली ऑफ सर्कल्स पास होगा, से फॉर एग्जांपल ये सर्कल का इक्वेशन है S इज इक्वल टू 0 और ये लाइन का इक्वेशन है L इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फैमिली का जो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड फैमिली का इक्वेशन वो हो जाएगा हमारे पास सिंपल S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। अगेन यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में ढूंढोगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन दिया हुआ है जिससे हम लैम्डा की वैल्यू आइसोलेट कर सकें, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्म हो जाता है। तीसरा फॉर्म ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और एक टैंजेंट दिया हुआ है, टैंजेंट टू दिस सर्कल दिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा टैंजेंट टू दिस सर्कल है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ये सर्कल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिया हुआ है टैंजेंट का, और आपके पास इस टैंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि चलो ये सर्कल का भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, बस आपको एक ऐसा चाहिए, ये लाइन दिया हुआ है, टैंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और सारे सर्कल्स जहां पे टच कर रहे हैं इस टैंजेंट को, तो जैसे एक ये सर्कल हो जाएगा, एक ये सर्कल हो जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो ना जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करें। तो इन सारे सर्कल्स का अगर हम फैमिली ऑफ इक्वेशन, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स का आपको इक्वेशन निकालना हो, तो आप रिक्वायर्ड फैमिली का इक्वेशन कैसे निकालिएगा। यानी कहने का मतलब, चलिए इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेटमेंट ये है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, family of circles touching
line L is equal to 0 at say Px1, y1 is given by इक्वेशन हमारा मिल जाता है x माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वेयर एंड प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ये हमारे फैमिली का इक्वेशन आ गया और फिर आपको लैम्डा का इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन से वो कंडीशन आइसोलेट करना पड़ेगा जहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो ये आपका तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा फॉर्म आपका ये हो सकता है कि आपके पास ये दोनों पॉइंट ही दे दिए जाएं। अभी तक ये दोनों पॉइंट्स हमें क्या मिले थे? एज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स मिले थे या फिर इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल मिला था। लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉइंट ही आपको दे दिए जाएं कि फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, तो ये सर्कल का फैमिली कैसे लिखिएगा? तो उसको लिखने के लिए हम लोग रिक्वायर्ड फैमिली जो लिखते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिक्वायर्ड फैमिली का इक्वेशन हो जाता है x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां पे आपके पास हो जाएगा xy1 xy1 x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये चीज हमारे सेकंड वाले पॉइंट से बहुत मैच करती है। हमने किया क्या? हमने किया ये कि a और b को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है क्या? a और b को हमने डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और फिर हमने क्या किया? ये ए बी लाइन का इक्वेशन लिख लिया। और हमारा अगर मान लीजिए ये डायमेट्रिक फॉर्म में हम सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो से फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू 0 आया और ए बी का अगर हमने इक्वेशन लिखा तो से l इज इक्वल टू 0 आया। तो बताइए, तो a और b से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या होना चाहिए था हमारे पास? s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। अच्छा, s जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे डायमेट्रिक एंड फॉर्म में, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के फॉर्म में? तो s का इक्वेशन तो हमने अभी अभी पढ़ा था डायमेट्रिकल फॉर्म। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपके s का इक्वेशन हो गया। और लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो हमने लाइन के इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? x1 y1 1 x1 y1 और x2 y2 से पास होता हुआ लाइन का इक्वेशन, ये हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो अल्टीमेटली देखिए तो ये आपको s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 ही लिखा हुआ है। और यहां पे भी देखिएगा ना, तो ये भी आपका s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि x1 y1 से पास होता हुआ एक 0 रेडियस का सर्कल लिख लिया। तो ये x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर और कुछ नहीं, एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है? 0 और प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो अगेन s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 का फॉर्म है। तो यानी कहने का मतलब कि जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म बना फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन निकालने के लिए, वो आपका s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 बना। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप याद रखिएगा तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। फिर आइए बात करते हैं हम लोग एलिप्स की, कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे निकालते हैं, है ना? जैसा कि मैंने बोला था कि ये एक कंबाइंड एफर्ट होगा सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला को एक साथ पढ़ने का, है ना? तो एलिप्स का हम लोग लोकस क्या लिखते हैं? देखिए, किसी भी कोनिक का लोकस ये लिखते हैं कि अगर आपके पास एक फिक्स्ड लाइन हो, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपके पास? फिक्स्ड लाइन। सपोज इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई
प्लस n इज इक्वल टू 0 और आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो से s, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो एक पॉइंट अगर इस तरीके से मूव करता है, एक वेरिएबल पॉइंट अगर इस तरीके से मूव करता है सच दैट इसका डिस्टेंस इस लाइन से और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस देता है आपको, वो इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन देता है। ठीक है, अब ये रेशियो की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कोनिक किस तरीके का होगा। तो अगर हमारे पास पीएस अपॉन पीएम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो और मान लेते हैं ये कांस्टेंट ई है, इस कांस्टेंट को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। तो अगर ये पीएस अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई हो तो लोकस ऑफ पी आपका, लोकस ऑफ पी ये आपका दे देता है एक कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब ये कोनिक सेक्शन में भी ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोनिक होगा। अगर e इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये हमने देखा था कि ये देता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो ये इक्वेशन फिर हमारा बन जाता है एलिप्स। ठीक है, और अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये हमारा क्या देता है? एक हाइपरबोला। ठीक है, तो यानी e की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा इक्वेशन क्या होगा। और अगर हम यहां से इक्वेशन निकालना चाहें तो वो इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंस हमें पता है कि PS इज इक्वल टू ई पीएम है, तो PS स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई स्क्वेयर पीएम स्क्वेयर, है ना। और PS स्क्वेयर हम क्या लिख सकते हैं? तो मान लीजिए इस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम x कॉमा वाई मान लेते हैं, है ना, x कॉमा वाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वेयर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर पीएम स्क्वेयर। कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये बन जाएगा आपके पास LX प्लस MY प्लस N अपॉन रूट ओवर L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कोनिक हमें मिल सकता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें मिल सकता है। अब यहां से देखिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास आपको फिक्स्ड लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, आपके पास आपका जो फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है वो पता होना चाहिए, और वो रेशियो पता होना चाहिए जहां जो आपका पीएस अपॉन पीएम बना रहा है। तो अगर ये तीनों चीज पता है तो आप इस तरीके से अपने एलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हो। आपको ये बात भी पता होगी कि ये जो एस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक और बात बनती है कि ये ई एलिप्स में रिप्रेजेंट क्या करता है? तो एलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी होती है ये इसकी डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करती है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करती है ये थोड़ी देर में हम डिस्कस भी कर लेंगे। और ई की वैल्यू छोटी होने से क्या होता है और ई की वैल्यू बड़ी होने से क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे कि ई की वैल्यू बढ़ती है तो फ्लैटनेस बढ़ेगा या कम होगा, और ई की वैल्यू घटेगी तो फ्लैटनेस बढ़ेगा या कम होगा। ये थोड़ी देर में तुरंत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि अब जब ये इक्वेशन हमने लिखा तो ऑब्वियसली जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बनेगा, है ना। तो इसका अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखें, जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ऑफ सेकेंड डिग्री, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस
2gx प्लस 2fy एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने कैसे देखा? तो इस इक्वेशन को अगर हम एक्सपैंड करके और प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक वाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक एक्स का टर्म होना चाहिए, एक वाई का टर्म होना चाहिए। और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे, यहाँ स्क्वायर नहीं किया हमने, यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक एक्स वाई का भी टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो वही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी कि भाई इसको अगर हम प्रॉपरली एक्सपैंड कर लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है क्या? अब अगर ये फॉर्म आपको दिया हुआ है तो ये एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे एक चीज डिफाइन करते हैं, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आप जान सकते हो, लेकिन मैं एक्सपैंडेड फॉर्म ही आपको बता देता हूं। डेल्टा हमारा हो जाता है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। या फिर आप इसको अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। याद करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ए बी सी आप डायगोनली पहले ए बी सी लिख दीजिए और फिर यहां से अल्फाबेटिकली एफ जी एच लिखिए। ठीक है, इधर से इधर जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए एफ जी एच और इधर से भी इधर जाते हुए एफ जी एच लिख दीजिए। तो ये आपका डेल्टा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये आपके पास जो डेल्टा है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि डेल्टा की वैल्यू जीरो होने पे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, सो दिस शोज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो होना चाहिए ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर आपके पास फर्दर केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? तो सबसे पहला केस तो बनता है कि अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है, तो इस केस में ये आपको मिलेगा पैराबोला। ठीक है, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी आई, तो ये इस केस में आपको मिलेगा एलिप्स। ठीक है, और अगर आपके पास एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आया तो यहां से आपको मिल जाएगा हाइपरबोला। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, इसका सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर होता है डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू जीरो हुई तो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बनने के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन गिवन दैट आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डेल्टा अगर जीरो नहीं हुआ तो उस केस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा तो पैराबोला मिल जाएगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो एलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो हाइपरबोला। ठीक है, तो ये बात भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री के करेस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर हम एलिप्स का जनरल इक्वेशन लिखें कि भाई एलिप्स का, जैसे सर्कल का जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एलिप्स का अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें, सिंस एलिप्स की बात कर रहे हैं, तो एलिप्स का जनरल इक्वेशन आपको दिख जाता है इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जहां पे आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर होती है। अब यहां पे मैंने एक बात कही थी कि ई जो रिप्रेजेंट करता है वो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस रिप्रेजेंट करता है ना। अब मैंने बात करा था कि ई की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, उस पे क्या असर होगा इसका। तो देखिए, अगर ई की वैल्यू आप बढ़ाते हो तो ये जो इक्वेशन आपने लिखा है ये दिखता कुछ इस तरीके से है, अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो। ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो ये एलिप्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये एलिप्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहां से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं। ठीक है,
यहां से देखिए ये वाला पॉइंट जो होता है आपका वो a,0 और ये पॉइंट है -a,0। इसको हम लोग कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, अगर मान लीजिए ये पॉइंट a है और ये a डैश है, तो a और a डैश आपके क्या हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। फिर ये पॉइंट है आपके पास सपोज b और b डैश। ठीक है। तो a और a डैश हमारे पास पॉइंट्स के फॉर्म में वर्टेक्स कहते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है ना a डैश, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है। और ये जो बी डैश होता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब यहां से देखिए कि अगर आप ई की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो क्लियरली बी स्क्वायर की वैल्यू कम होगी। और बी यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वैल्यू बी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वैल्यू कम होगी यानी ये एलिप्स और क्या होता जाएगा? फ्लैट होता जाएगा, है कि नहीं? तो क्लियरली अगर ई बढ़ता है तो फ्लैटनेस क्या होती है, मतलब एलिप्स बिकम्स मोर फ्लैटर। और ई की वैल्यू अगर कम होगी तो ये बी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी ये एलिप्स और मोटा होता जाएगा, फैटर आप कह सकते हैं। मतलब ई बढ़ा तो एलिप्स स्टार्ट्स टू बिकम फ्लैटर, और ई अगर घटेगा तो एलिप्स स्टार्ट्स टू बिकम फैटर। क्लियर है क्या? तो ई इंक्रीजेस तो हमारे पास फ्लैटनेस इंक्रीजेस। ठीक है। फ्लैटनेस इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बाउंड्री कंडीशन अगर आप देखिए तो अगर ई की वैल्यू मान लीजिए 0 हो गई तो क्या होगा? ऑल्दो सर्कल एलिप्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। न 0 होगी न 1 होगी, बल्कि इनके बीच में होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहां पे ई इज इक्वल टू 0 रख भी दें, तो इस केस में आप देखिएगा तो स्पेशल केस बन जाएगा, और ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर आप रख लीजिएगा तो यहां पे भी अगर मान लीजिए ए स्क्वायर से रिप्लेस कर लीजिए तो आपका इक्वेशन सिंपली बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यानी ये एक स्पेशल केस हो गया आपका किसका? सर्कल का। ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि ये तीनों टॉपिक्स आगे आप हाइपरबोला में भी रिलेशन देखिएगा, तो एलिप्स और सर्कल में आपको क्लियर कट एक रिलेशन दिख रहा है कि एलिप्स में अगर हम एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 डाल दें तो वो एलिप्स हमारा क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। ठीक है। और अगर ई की वैल्यू 1 रख दें तो इस केस में हमारे पास ये बी पूरा 0 ही हो जाएगा। बी 0 हो गया यानी कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा बस इस तरीके का एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। यानी ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन किसका हो जाएगा? लाइन सेगमेंट का। तो दिस विल गिव यू अ लाइन सेगमेंट। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी थ्योरी एकदम शॉर्ट वीडियो में पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए, कि आपको थियोरी में कोई भी परेशानी ना रहे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है एलिप्स का जनरल इक्वेशन, जहां पे हमारे पास मेजर एक्सिस ए डैश, और अगर ध्यान से देखिए तो ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 2a। और माइनर एक्सिस की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी? इसको थोड़ा मैं इस तरीके से इस तरफ कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी की इशू ना हो। और माइनर एक्सिस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2b। ठीक है क्या? ये हमारे पास मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाता है। यहां पे कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहां पे एक होता है फोकस। ठीक है। तो फोकस को हम लोग एस और एस डैश से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है, अगर आपको याद हो, है ना? तो इसको मैं एस डैश लिख देता हूं। तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है हमारे पास? फोकस ये हो जाता है AE,0, और एस डैश हमारा सेकंड फोकस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? -AE,0। इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, ओरिजिन को, यानी जहां दोनों मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करें उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। फोकस से पास होता हुआ
मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स अगर आप देखते हो तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास P और ये P डैश है, ठीक है, P और P डैश, तो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाता है बी स्क्वेयर अपॉन ए ई कॉमा बी स्क्वेयर अपॉन ए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा ए ही रहेगा, तो ए ई कॉमा बी स्क्वेयर अपॉन ए, और P डैश हमारा हो जाता है ना, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए। सिमिलरली हम इस तरफ वाला भी निकाल सकते हैं लेटस रेक्टम, और ये जो पी पी डैश ये डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 2b² अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक और सर्कल हम लोग डिफाइन करते हैं एलिप्स के करेस्पॉन्डिंग, वो होता है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, और ये क्या हो जाता है हमारे पास कि अगर आपके पास एलिप्स का इक्वेशन है x² / a² प्लस y² / b² = 1, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, कुछ ऐसा सर्कल होगा। ये सर्कल बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² = a²। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलें, ठीक है, अगर एलिप्स हमारे पास, एलिप्स का अगर इक्वेशन है हमारे पास से x² / a² प्लस y² / b² = 1, है ना, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन इसका बन जाता है x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। फायदा क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन का, कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से बेसिकली हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि इस एलिप्स पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हम निकाल सकते हैं। यूजुअली क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये एलिप्स है और इस पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट निकालना हो तो हम यूजुअली वेरिएबल पॉइंट h, k के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पे h भी वेरिएबल है, k वेरिएबल है, दो वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट a cos थीटा, b sin थीटा लिखिएगा, तो वहां पे a और b तो आपको पता ही है, तो सिर्फ थीटा जो होता है वही पैरामीटर होता है, यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, उस कर्व पे लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जानने से ये बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा a cos थीटा एंड x = a cos थीटा एंड y = b sin थीटा। ठीक है क्या, तो ये हो गया एलिप्स का। अब हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाइपरबोला, एलिप्स का हमने देख लिया, हाइपरबोला और एलिप्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एलिप्स की ना एक और खास प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम देख ही लेते हैं जब बात कर रहे हैं। तो एलिप्स की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इस एलिप्स पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो, से फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ले लेता हूं Q, ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप इन दोनों फोसाई से निकालते हो तो इसका सम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी एलिप्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, और यहां पे टू फिक्स्ड पॉइंट्स क्या है, S और S डैश यानी फोसाई। तो अगर ये सम हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हम कहते हैं कि ये लोकस ऑफ Q हमें क्या दे देगा, एक एलिप्स दे देगा। तो QS डैश प्लस QS ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2a के बराबर, दैट इज मेजर एक्सिस के बराबर। ठीक है, तो ये एलिप्स की एक खास प्रॉपर्टी है और ये हम ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला का भी इक्वेशन लिखना हमारे लिए बड़ा आसान है।
क्योंकि इस केस में बस जो डिफरेंस आता है ना, हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन का जो अगर हम हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन लिखें तो बस जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इक्वेशन इसका बन जाता है अब एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? तो अगर एलिप्स के इक्वेशन को आप कंपेयर करें हाइपरबोला के इक्वेशन में तो आपको बस बी स्क्वेयर के बदले में क्या रख देना है? माइनस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर के बदले में माइनस बी स्क्वेयर रख दीजिए, आपको आपके हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है? और यहां से अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर हम देखें इसका, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इस बार इसका हो जाता है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉमा y इज इक्वल टू बी टैन थीटा। तो ये हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाता है। और यहां से बी स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वेयर, ये हो जाता है ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है क्या? क्या हो जाता है? ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस 1। अच्छा, एक और बात एलिप्स के बारे में मैं बता दूं आपको कि यहां से अगर आप देखिएगा तो आप ए और बी के फॉर्म में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। तो अगर आपके पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है ना, तो अगर आप इन दोनों को 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 4b स्क्वायर इज व्हाट? 4b स्क्वायर इज माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, और यहां से 4a स्क्वायर हो जाएगा मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। तो अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो? एसेंट्रिसिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो एलिप्स का। हाइपरबोला के केस में सिंस यहां पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहां से आप एसेंट्रिसिटी जो निकालोगे वो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए वहां पे एसेंट्रिसिटी, एलिप्स में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था? हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। तो एलिप्स में एसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू आपने निकाला था उसमें बी स्क्वायर के बदले में माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपको हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलों के साथ होगा, है ना। अगर आप एलिप्स के इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे एलिप्स के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम बी स्क्वायर के बदले में माइनस बी स्क्वायर अगर डाल दें तो वो करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला का फॉर्मूला हो जाता है। हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से, हर केस में नहीं होता लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है। एंड इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कंबाइन करके पढ़ रहे हैं कि किन किन केसेस में ऐसा होगा और किन किन केसेस में नहीं होगा, वो क्लियर डिफरेंशिएशन हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉर्ड की। ठीक है, कि कॉर्ड का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, और कॉर्ड का भी इक्वेशन हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, कि पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल पे हम कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एलिप्स पे हम कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और हाइपरबोला पे हम कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर सर्कल की बात करें, ठीक है, और सर्कल में हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, और इस सर्कल पे आपने जो कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ए का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है आपके पास सर्कल का, अगर मान लीजिए ए, चलिए आर लिख लेते हैं क्योंकि रेडियस आर से ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट होता है तो मैं आर लिख लेता हूं। तो इसका कोऑर्डिनेट है आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है आर कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट्स हैं तो इसका सर्कल का कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? कॉर्ड का इक्वेशन हो जाता है आपके पास एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है क्या? ये कॉर्ड का इक्वेशन हो जाता है किसके लिए? सर्कल के लिए। ठीक है, यहां पे आर कॉस अल्फा
माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा। अगर एलिप्स की बात करते हैं, ठीक है, एलिप्स की बात, तो देखिए सर्कल और एलिप्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर एलिप्स का, इनफैक्ट मुझे पहले एलिप्स का लिखना चाहिए था तो आपको क्लियरली रिलेट हो जाता, कोई बात नहीं, अभी एलिप्स का लिख के मैं सर्कल का आपको तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एलिप्स पे भी हम लोग एलिप्स का जनरल इक्वेशन देख रहे हैं, तो मतलब हम एलिप्स के इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो वेरिएबल पॉइंट है हमारे पास, मतलब वेरिएबल नहीं, जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, वो हम ले रहे हैं ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ठीक है क्या? और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन। तो अगर आप देखिए, यहां पे जो हमारे पास ए पॉइंट था और यहाँ पे जो हमारे पास ए पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि इसका एक कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस अल्फा, इसका वाई कोऑर्डिनेट बी साइन अल्फा और इसका वाई कोऑर्डिनेट आर साइन अल्फा। और एलिप्स और सर्कल के इक्वेशन में अगर आप डिफरेंस देखिए तो और कुछ नहीं, ए इज इक्वल टू बी हो गया है, यानी ए भी आर और बी भी आर, ए को भी आर और बी को भी आर से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका एलिप्स का इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर्कल के इक्वेशन में। तो वही चीज हम यहां पे भी देख सकते हैं कि वेरिएबल पॉइंट में अगर आप ए को आर और बी को भी आर से रिप्लेस कर दीजिए तो वो सर्कल के करेस्पॉन्डिंग का मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट बन जाता है ना। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, बहुत रिलेट करके ये सारी चीजें ना बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस केस में जो कॉर्ड का इक्वेशन हमारे पास आता है ना, वो आ जाता है एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना, इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। देखिए ध्यान से, एलिप्स का जो कॉर्ड का इक्वेशन लिखा हमने, आप बस इसको याद कर लीजिए, सर्कल अपने आप याद रह जाएगा। कैसे? तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया ना कि एलिप्स के इक्वेशन में ए को आर और बी को भी आर से रिप्लेस कर दो तो सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। तो एलिप्स में कॉर्ड का जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, वहां पे ए को आर और बी को भी आर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास सर्कल के करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? एलिप्स वाला याद रखना है, सर्कल अपने आप याद हो जाएगा, है ना। फिर बात आती है हाइपरबोला की। ठीक है, हाइपरबोला का हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखिए। हाइपरबोला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस केस में, क्योंकि इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं हाइपरबोला का, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट्स जो, मतलब वेरिएबल नहीं, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स जो हम ले रहे हैं, वो a इज इक्वल टू ए सेक अल्फा कॉमा बी टैन अल्फा, और b पॉइंट जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं a सेक बीटा कॉमा b टैन बीटा। ठीक है क्या? और a और b को ज्वाइन करने वाले जो कॉर्ड का इक्वेशन होता है, वो हो जाता है x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो ये कॉर्ड का इक्वेशन हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉर्ड की। अब हम बात करते हैं टैंजेंट की। ठीक है, टैंजेंट, देखिए यही कुछ गिने चुने चीजें, गिनी चुनी चीजें होती हैं, कॉर्ड, टैंजेंट, नॉर्मल। ठीक है, जो अगर आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से याद रहे तो आपको पूरे चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी, और इन्हीं में बेसिकली बहुत ज्यादा फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टैंजेंट का इक्वेशन हम देखेंगे पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। तो बड़ा सिंपल सा होता है, पॉइंट फॉर्म में किसी भी कर्व पे, पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब कि अगर कर्व पे लाई करने वाला कोई भी कर्व हो, ठीक है,
उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट अगर आपको x1 y1 पता है, तो x1 y1 से पास होने वाला जो टैंजेंट होगा उसका कभी भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो वो हमेशा t इज इक्वल टू 0 होता है। और t हम निकालते कैसे हैं? t निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हो आप y1 से, x को रिप्लेस कर देते हो आप x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर देते हो आप y प्लस y1/2 से, और xy को रिप्लेस कर देते हो आप xy1 प्लस yx1/2 से। तो मतलब गिवन कर्व के इक्वेशन में आप ये रिप्लेसमेंट्स जैसे ही करते हो, आपको जो आपका इक्वेशन मिल जाता है वो टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है t इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सर्कल है से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और सर्कल पे लाई करने वाला एक पॉइंट है x1 y1, और वहां पे अगर आपको टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर को आप किससे रिप्लेस कर दो, x(x1), वाई स्क्वेयर को किससे रिप्लेस कर दो, y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वेयर से। ठीक है। अगर आपके पास एलिप्स है तो एलिप्स का इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इस पे जो टैंजेंट का इक्वेशन आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर को x(x1) से रिप्लेस कर दो, है ना, वाई स्क्वेयर को y(y1) से रिप्लेस कर दो, और इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? तो ये इस तरीके से आप टैंजेंट का इक्वेशन किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट, टैंजेंट क्या हो जाता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी यहां से हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, x1 अपॉन y1, ये ध्यान में रखेंगे। वैसे हम कभी भी ये निकाल सकते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड सिमिलरली हाइपरबोला अगर आप लीजिएगा तो हाइपरबोला का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो इस पे जो टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा वो क्या होगा, अब आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, इक्वेशन बन जाएगा x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1)/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? और यहां से अगर हम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालें तो ये माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन वाई, तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा b² अपॉन a² x1 अपॉन y1। तो देखिए, अगर एलिप्स का आपको स्लोप पता है टैंजेंट का, तो बस b² के बदले में -b² सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको हाइपरबोला के स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे रिलेट करना चाह रहा हूं कि हाइपरबोला और एलिप्स में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है क्या? तो ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट फॉर्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको पॉइंट फॉर्म पता है तो बस x1 के बदले में सर्कल के करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख देना है, और y1 के करस्पॉन्डिंग में इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो x1 के बदले में r cos थीटा डाल दो और y1 के बदले में r sin थीटा डाल दो, आपको आपके टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो सर्कल का इक्वेशन अगर आप x² प्लस y² इज इक्वल टू r² रखते हो, तो इस पे जो टैंजेंट का इक्वेशन हो जाता है ये हो जाता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है। अब यहां पे हम एक और चीज जानना चाहेंगे, और वो ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और यहां पे हमने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए। फॉर एग्जांपल, एक टैंजेंट हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरा टैंजेंट हमने ये ड्रॉ किया। सपोज ये हमारा पॉइंट r cos अल्फा कॉमा r sin अल्फा पे बना हुआ टैंजेंट है, और ये हमारा टैंजेंट
आर कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा पे बना हुआ टेंजेंट है। तो इन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना हो, फॉर एग्जांपल एच कॉमा के, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये जो एच का कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सॉरी, अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। ये h की वैल्यू हो जाती है और k की वैल्यू हो जाती है आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये याद कैसे रखेंगे? तो अगर आपने ये कॉर्ड का इक्वेशन याद रखा है ना, कॉर्ड का इक्वेशन याद रखा है, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉर्ड के इक्वेशन से ही आप निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए, ये जो पॉइंट है P, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट, ये जो, अगर आप किसी भी पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो और वो टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हो, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन जो होता है ना, वो हो जाता है T इज इक्वल टू जीरो, है ना, ठीक है क्या, T इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर आपने सर्कल का इक्वेशन लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रखा है, तो अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी का इक्वेशन हो जाएगा ना, ये t इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स एक्स वन, यहां पे एक्स वन के बदले में h दिया हुआ है, तो एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या, ये ए बी का इक्वेशन हुआ। लेकिन अल्फा बीटा के फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में जो ए बी का इक्वेशन था, वो हमने देखा था कि ये है एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। सर्कल के लिए मैं बताऊंगा, बाकी टैंजेंट, बाकी आपको एलिप्स और हाइपरबोला के लिए खुद ब खुद करना पड़ेगा। प्रोसेस में बता देता हूं कि आपको खाली कॉर्ड का इक्वेशन याद अगर रहेगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना, इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये इक्वेशन ए बी का होता है इन फॉर्म ऑफ क्या, अल्फा एंड बीटा। अब ये दोनों तो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी एच अपॉन, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो एच अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू के अपॉन साइन ऑफ, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है क्या। अब यहां से क्लियरली आप h और k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो, इसको ले आके इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक तो r और एक r कट जाएगा, तो क्लियरली आप देखो h की जो वैल्यू हो गई वो आर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ गया, है ना। और सिमिलरली k की वैल्यू हो जाएगी आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है क्या। ये तो इस तरीके से आप टैंजेंट्स अल्फा और बीटा पे दो टैंजेंट्स अगर ड्रॉ करोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिल जाता है वो इस तरीके से मिल जाता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको सिर्फ कॉर्ड का इक्वेशन याद रखना है। कॉर्ड का इक्वेशन याद रखोगे तो ये पॉइंट अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सर्कल की, ठीक है। सिमिलरली हम एलिप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एलिप्स अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस
वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इस पे जो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, है ना, वो हो जाएगा x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। प्रोसेस वही है, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वेयर होता तो x1 के बदले में बस आपको a cos थीटा डाल देना है और y1 के बदले में b साइन थीटा डाल देना है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। यहां से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट से a, मैं अल्फा लिख रहा हूं, कहने का मतलब a अल्फा कहने का मतलब पॉइंट हो गया आपका a cos अल्फा कॉमा b साइन अल्फा, और b बीटा कहने का मतलब कि a cos बीटा कॉमा b साइन बीटा। ये अंडरस्टूड रहेगा। इस पॉइंट को a अल्फा कहने का मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, a cos अल्फा कॉमा b साइन अल्फा, और b ऑफ बीटा कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट हो गया हमारे पास a cos बीटा कॉमा b ऑफ साइन बीटा। तो इस दोनों पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जो हमारा, वो होगा a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमा b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिए यहां पे भी वो कंसिस्टेंसी अभी भी जारी है कि आप a और b को r से रिप्लेस कर दो तो आपको सर्कल का रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहां से भी a और b को r से अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो आपको सर्कल का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एलिप्स के करेस्पॉन्डिंग टेंजेंट का इक्वेशन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब अगर आप हाइपरबोला की बात करते हो तो से फॉर हाइपरबोला इक्वेशन अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का जो इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी tan थीटा इज इक्वल टू 1। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए अल्फा एंड बी बीटा। अब आप समझ गए होंगे ए अल्फा कहने का मतलब पॉइंट जो है आपका वो हो जाएगा ए सेक अल्फा कॉमा बी टैन अल्फा, और बी बीटा कहने का मतलब पॉइंट हो जाएगा ए सेक बीटा कॉमा बी टैन बीटा। यानी सिर्फ पैरामीटर हम क्या चेंज कर रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, कॉमा यहां से हो जाएगा बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है क्या? तो ये पॉइंट हमें याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, याद नहीं रहेगा तो निकालना कैसे है ये हम कॉर्ड के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टैंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में तीनों कर्व्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप फॉर्म में। ठीक है, स्लोप फॉर्म, तो सर्कल का अगर हम देखें सर्कल पे, ठीक है, सर्कल पे हमारा जो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का फॉर्म। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स ऑफ रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल पे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है। यानी यहां से अगर एक बात ध्यान से देखें तो फॉर एनी गिवन स्लोप, अगर आपके पास स्लोप गिवन है तो किसी भी गिवन स्लोप के दो टेंजेंट्स आप सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हो। एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ आर टाइम्स रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1,
और दूसरा माइनस ऑफ आर टाइम्स रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन। और होना भी चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो आप दो पैरेलल टैंजेंट्स इस पे ड्रॉ कर सकते हो, एक ये और दूसरा ये। ठीक है क्या? दोनों टैंजेंट्स आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो सही है। अगर आपके पास एलिप्स है तो एलिप्स पे आपका जो टैंजेंट का इक्वेशन हो जाता है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए ध्यान से, ए और बी को आर से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको सर्कल पे टैंजेंट का इक्वेशन या मिल जाएगा। यानी आपको खाली रिजल्ट याद रखना है एलिप्स वाला। एलिप्स का याद रहेगा तो टैंजेंट सर्कल पे आप आराम से लिख सकते हो। और अगर एलिप्स पे याद रहेगा ना तो हाइपरबोला पे भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे? बस आपको बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है? माइनस बी स्क्वायर से, है ना? तो टैंजेंट अगर हाइपरबोला पे आपको लिखना है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वेरी सिंपल। ठीक है क्या? अब यहां पे एक तीनों ही कंडीशंस, तीनों ही कर्व्स के करस्पॉन्डिंग एक चीज हम डिफाइन करते हैं, और वो क्या डिफाइन करते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इसमें अगर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिफाइन करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये लाइन सर्कल पे टैंजेंट किस कंडीशन में होगा? तो सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारा हो जाता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वेयर। यानी आपका अगर यहां कांस्टेंट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यानी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना इसको आप सी से रिप्लेस कर दो। तो क्लियरली प्लस माइनस मैं एक साथ एडजस्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर टाइम्स रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन होता। तो प्लस माइनस नहीं लिखने के चक्कर में हमने क्या किया? उसको स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली यहां पे एलिप्स के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। तो यानी यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए और बी को आर से रिप्लेस कर दीजिए, सर्कल का मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अब बहुत अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टैंजेंट्स का इक्वेशन ऑन द थ्री कर्व्स। ठीक है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है टैंजेंट्स वाले केस में ही, डायरेक्टर सर्कल। अब ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। ये क्या हो जाता है आपका? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स, परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। ठीक है क्या? तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टर सर्कल हो जाता है। अगर आपके पास सर्कल है, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे हर बार, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो इसका डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आर स्क्वेयर। अगर एलिप्स है आपके पास एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, और अगर आप हाइपरबोला लेते हो और इसका इक्वेशन एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो बताइए खुद से डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होना चाहिए? आपको बस बी स्क्वेयर को किससे रिप्लेस कर देना है? माइनस बी स्क्वेयर से। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखिए सर्कल के केस में आपका डायरेक्टर सर्कल हमेशा होगा, एलिप्स के केस में भी आपका डायरेक्टर सर्कल हमेशा होगा,
लेकिन हाइपरबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? कब नहीं होगी? जब आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। क्योंकि अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर अगर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये तो रेडियस आर स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर आपका नेगेटिव हो गया। और रेडियस अगर रियल है तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी इस केस में आपका आर इमेजिनरी आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला का एग्जिस्ट करना है तो इस केस में आपके पास ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको डायरेक्टर सर्कल की बात करनी है, इनफैक्ट आप इक्वालिटी भी ले सकते हो, क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा तो आपका डायरेक्टर सर्कल पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात हम याद रखेंगे हाइपरबोला के केस में। तो ये बात करी हमने किसकी? टैंजेंट की। अब जो बात करेंगे हम लोग वो किसकी करेंगे? नॉर्मल की। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको बस थियोरी का रिवीजन करवा रहा हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। और पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन तीनों का कंबाइंड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो नॉर्मल पे अगर हम सर्कल की बात करें तो देखिए, सर्कल के केस में तो बहुत आसान हो जाता है नॉर्मल का इक्वेशन। एनी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर, any line passing through center of the circle, passing through center of circle। तो सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो इसमें सर्कल में नॉर्मल का इक्वेशन निकालने में हमें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है क्या? क्योंकि ये इक्वेशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें बस एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कहां से पास करे? सेंटर से पास करे। ठीक है? एलिप्स पे, एलिप्स पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहला हम पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कंबाइन ही कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग पॉइंट फॉर्म देखेंगे। ठीक है? पॉइंट फॉर्म एलिप्स पे। ठीक है? जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एलिप्स पे जो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं वो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। और अगर ध्यान से देखिए, हमें पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाता है। तो आप चाहें इसको तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका पॉइंट फॉर्म में एलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। हाइपरबोला पे क्या होगा? खुद से बताइए तो। हाइपरबोला पे और कुछ नहीं करना है आपको, बी स्क्वायर के बदले में क्या रख देना है? प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। तो यहां से भी अगर आप देखोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली ए स्क्वायर ई स्क्वायर ही होगी। तो यहाँ पे भी आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है? तो ये एलिप्स और हाइपरबोला पे पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। अब बात आती है स्लोप फॉर्म में, कि स्लोप फॉर्म में हम नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है? स्लोप फॉर्म में भी बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन वाई वन होता है। तो वहां से बस एक्स वन और वाई वन को हमें स्लोप के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। जब आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, और ये रिजल्ट एक्चुअली हमें याद रहना चाहिए। ठीक है? तो एलिप्स पे जो हमारे पास स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होता है नॉर्मल का, वो हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम टाइम्स ऑफ, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। ठीक है? ये एलिप्स पे हो जाता है
नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में। हाइपरबोला पे क्या होगा खुद से बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। दैट्स इट। ये हो गया हमारे नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है क्या? इसके अलावा कुछ बहुत ही कॉमन से आर्टिकल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तीनों में इनफैक्ट सारे ही कोनिक सेक्शन के लिए बड़ा यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो सर्कल के लिए हो, पैराबोला के लिए हो, एलिप्स के लिए हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन आर्टिकल्स की। कॉमन आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि भाई आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हम कैसे लिखते हैं भाई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हमने आगे बता भी दिया था इक्वेशन में। जब हम टैंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे तब हमने बात करी थी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है ना, और उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं T इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बात आती है कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट। कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं T इज इक्वल टू S1 से। और तीसरा हो जाता है पेयर ऑफ टैंजेंट्स। पेयर ऑफ टैंजेंट्स का इक्वेशन क्या हो जाता है? S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये तीन आर्टिकल हैं। सर्कल के लिए भी यही रहेगा, एलिप्स के लिए भी यही रहेगा, हाइपरबोला के लिए भी यही रहेगा, इनफैक्ट पैराबोला के लिए भी यही रहेगा। ठीक है क्या? कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, क्योंकि ये हाइलाइट्स क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। ठीक है, ये हाइलाइट्स हैं हमारे पास सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला से। तो हाइलाइट्स हम सबसे पहले सर्कल का देखते हैं। ठीक है, हाइलाइट्स में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूला देखेंगे और कुछ ऐसे रिजल्ट देखेंगे जो हमारे लिए क्या है, डायरेक्टली यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में। तो सर्कल में सबसे पहला हाईलाइट तो ये है कि अगर मान लीजिए हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है, और दो टैंजेंट्स, दो इंटरसेक्टिंग टैंजेंट्स अगर हमें पता हो सर्कल के, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये टैंजेंट हो गया और एक ये टैंजेंट हो गया, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, और ये पॉइंट हमारे पास पी है, और ये दोनों दोनों ए और बी से जो नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे ये ऑब्वियसली हमारे सेंटर ऑफ सर्कल से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अगर P का कोऑर्डिनेट से हमारे पास x1, y1 दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम P आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाता है, रूट ओवर S1। यानी सर्कल के इक्वेशन में आप P के कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम P। ठीक है, ये आपके पास पहला कंडीशन, पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना चाहें, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं PAOB बोलता हूं, PAOB। अगर ये क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकालिए तो ये हो जाता है R इंटू एल। अब ये R क्या है? R है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और L क्या है आपका? L है आपके पास लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है क्या? तो ये आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। एक और स्पेशल चीज देखिएगा यहाँ पे,
तो ये क्या होता है ना, PaOB जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हमें बात करनी है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्लियरली ये आपका एक क्या है? 90 डिग्री है ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट है यहाँ पे r और बेस है आपका l, तो हाफ आर एल इस ट्राइंगल का एरिया हुआ और हाफ आर एल इस ट्राइंगल का एरिया हुआ, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? r इंटू एल। ठीक है। एक और बात ध्यान में रखिए कि सिंस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो पी ए और बी को सरकमस्क्राइब करता हुआ सर्कल जो होगा ना, वो ओ से हमेशा पास होगा। ठीक है क्या? ये हम याद में रखेंगे कि अगर आप ट्राइंगल PAB का सरकम सर्कल निकालोगे तो वो ओ से हमेशा पास होगा। यह मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB passes through O and OP is diameter actually। OP जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। ओ से पास ही नहीं करेगा बल्कि OP आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, काफी काम आता है ये वाला रिजल्ट। चौथा पॉइंट है कि अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकालना चाहो, यानी ये अगर आप ज्वाइन कर दो यहां से, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूं। ये जो PAB ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, अगर इसका एरिया निकालो तो ये एरिया भी हम चाहें तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है उसको याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, ये हो जाता है RL³ अपॉन R² प्लस L², जहां R और L क्या है ये हम जानते हैं। R इज द रेडियस, L इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB हो जाता है। फिर अगर हम लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारे पास? AB। ठीक है, यानी ये वाला लेंथ। अगर हम ये लेंथ निकालना चाहें तो ये भी हम एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये हो जाता है 2RL अपॉन रूट ओवर R² प्लस L²। ठीक है क्या? तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है। और अगर हम एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स निकालना चाहें, ठीक है, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स, तो ये हो जाता है, यानी एंगल बिटवीन टैंजेंट्स कहने का मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो ये थीटा हो जाता है आपके पास इज इक्वल टू tan इनवर्स 2RL अपॉन R² माइनस L² माइनस R²। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स हो जाता है। इसके बाद सातवां एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल S1 अगर मान लीजिए दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, या 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल से S2 आपको दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो S1 एंड S2 आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब कि अगर S1 और S2 इंटरसेक्ट करते हैं
और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे उनके टैंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो S1 एंड S2 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल इफ कंडीशन ये है कि ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू आपका हो जाना चाहिए C1 प्लस C2, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन वैलिड है तो फिर आपके पास दोनों सर्कल्स क्या हो जाते हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं सर्कल के, ठीक है, जो हमारे काम के हैं। एलिप्स और हाइपरबोला में भी कुछ हाइलाइट्स आते हैं, लेकिन काफी टाइम से ये ट्रेंड रहा है कि उन हाइलाइट्स पे यूजुअली जेई सवाल नहीं पूछता, तो इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम वो देख ही लेते हैं इनफैक्ट, कि एलिप्स के करस्पॉन्डिंग अगर आपको कुछ हाइलाइट्स अगर देखनी ही है तो वो हाइलाइट्स जो ये हैं, कि पहला हाइलाइट तो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एलिप्स है, मैं ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये एलिप्स है, ठीक है। अब ये एलिप्स है और इस पे मैं एक टैंजेंट बनाता हूँ। सपोज ये इस तरीके से कोई टैंजेंट है और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है एलिप्स का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टैंजेंट हमने बनाया है, इसको टैंजेंट टच करा देते हैं इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पोर्शन ऑफ टैंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये जो होता है ये आपके करस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है क्या। तो पोर्शन ऑफ टैंजेंट, अच्छा ये बात ना पैराबोला के लिए भी ट्रू है, यानी पैराबोला पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो सेगमेंट टैंजेंट का होता है वो हमेशा फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, और ये बात हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है, ठीक है क्या। तो ये हम याद रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर, चलिए इस टैंजेंट को थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपके एलिप्स के फोसाई से, ठीक है, सपोज ये S1 है और ये S2 है, दोनों फोकस हैं। यहां से आप अगर टैंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यहाँ पे अगर आप टैंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना ए और बी, ठीक है, ए एंड बी लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एलिप्स। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फोसाई ऑन द टैंजेंट्स ऑलवेज लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो ये भी बात हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी एक और बात है कि ये जो लेंथ आप देख रहे हो S1B इंटू S2A, इन दोनों लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है ना वो बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको ये कुछ रिजल्ट्स पता हो तो अगेन आपको सवाल करने में काफी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बहुत शॉर्ट में हमने क्या किया, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला की थियोरी एक साथ हमने रिवाइज कर ली। और अच्छी बात यह है कि अगर ये थियोरी आप एक साथ रिवाइज करते हो तो आपको तीनों के जो रिजल्ट और फॉर्मूले हैं उसमें काफी सारी सिमिलैरिटी दिख जाती है। यानी आप किसी एक का फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको बाकी दोनों के फॉर्मूले याद रखने में काफी आसानी हो जाती है। कुछ फॉर्मूले अगर याद ना हो तो उनको हम निकाल कैसे सकते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। तो अगर आपने ऑनेस्टली अगर ये पूरा लेक्चर देखा होगा, ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अपने एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल की पूरी थियोरी बहुत ही डिटेल्ड वर्जन में
रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं क्या करूंगा कि पूरे कोनिक सेक्शन से कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स लेके और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये एब्सोल्यूट एसेंशियल एग्जाम्पल्स होंगे जिसको अगर आप कर लेते हो तो कोनिक सेक्शन से आपसे कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए। यानी आप इतने ज्यादा उसमें अभ्यस्त हो जाओगे कि आप वो सवाल बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस सेशन को लेके आएंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस एग्जामिनेशंस। कीप वर्किंग हार्ड। आपने बहुत मेहनत करी है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।